सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पवन और उसके दोस्त रघु, विनय और कविता एक पार्टी से लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया जो उन्हें एक सुनसान सड़क से होकर ले जाता था। ये सड़क हमेशा अजीब और भयानक कहानियों से जुड़ी रही थी। रात के अंधेरे में जब वे सड़क पर बढ़ रहे थे, उन्हें एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के पास एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी विचित्र तरीके से हंस रहा था और उनकी ओर इशारा कर रहा था। पवन ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। कार का रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें से अजीब आवाजें आने लगी। एकाएक हवा में ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। कविता ने सबसे कहा कि वे सब शांत रहें, लेकिन विनय ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तभी अचानक उनकी कार का टायर फट गया और वे सभी चौंक गए। वे सब बाहर निकले और टायर बदलने की कोशिश करने लगे। पवन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो पेड़ के पास वही आदमी खड़ा था जो पहले दिखाई दिया था। इस बार उसकी हंसी और भी ज्यादा डरावनी थी। रघु ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गया। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। विनय ने हिम्मत करके टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह सड़क पर गिर पड़ा। पवन और रघु ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि विनय के शरीर पर गहरे घाव हो चुके थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। कविता चीख पड़ी और बोली, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। जैसे तैसे उन्होंने विनय को कार में बिठाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी जो हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसने उनसे मदद मांगी। पवन ने कार रोकी और उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन वह औरत सिर्फ हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पवन ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और तेजी से आगे बढ़ने लगे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अचानक कार के आगे एक बच्चा आ गया और पवन ने तेजी से ब्रेक मारी। सभी चौंक गए और कार एक तरफ पलट गई। जब उन्होंने देखा तो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। रघु ने कहा, यह सब कोई जाल है, हमें यहां से निकलना होगा। कार से बाहर निकलते ही पवन ने देखा कि सड़क पर खून बह रहा था। यह देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कविता ने कहा, यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर खून की बूंदें उनके पैरों तक आ रही थीं। यह देखकर उनकी सांसें थम गई। रघु ने पवन से कहा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वे सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। डर ने उन्हें अलग कर दिया था। कविता चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वह अकेली एक पुरानी दुकान के पास पहुंच गई, जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। कविता ने दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां चारों ओर खून फैला हुआ था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। तभी एक साया उसके सामने आया और बोला, तुम यहां क्यों आई हो? कविता ने डर के मारे कुछ नहीं कहा और बाहर भागी। रघु, पवन और विनय भी एक दूसरे को ढूंढते हुए उसी दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कविता बाहर भाग रही है। वे सब मिलकर वहां से भागने लगे, लेकिन सड़क ने उन्हें जैसे जकड़ लिया था। सड़क पर अचानक से वह आदमी फिर से दिखाई दिया जिसने सबसे पहले उन्हें डराया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम सब यहां से कभी नहीं जा पाओगे। रघु, पवन, विनय और कविता ने खुद को सड़क के उस भयानक मोड़ से बचाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी धुंधली सी इमारत है। वे वहां पहुंचकर छिपने का विचार करते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस होता है कि यह इमारत उनकी जान का अंतिम सहारा हो सकती है। इमारत के अंदर घुसते ही अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर
अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें से कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे। कविता ने उन चेहरों को ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि वे वही लोग थे जो पहले इस सड़क से गुजरे थे। रघु ने कहा, हमें इस इमारत का पूरा जायजा लेना होगा, शायद यहां से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। वे सब इमारत में घूमने लगे। एक कमरे में उन्हें पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले, जिनमें इस सड़क की रहस्यमयी कहानियां लिखी हुई थीं। उनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि यह सड़क कभी एक युद्ध क्षेत्र हुआ करती थी, जहां अनगिनत सैनिकों की मौत हुई थी। उनकी आत्माएं अब इस सड़क पर भटकती हैं और राहगीरों को अपनी ओर खींचती हैं। विनय ने एक दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक गुप्त तहखाना है। वे सब नीचे उतरे और तहखाने में एक पुरानी ट्रंक पाई। ट्रंक में कुछ सोने के सिक्के और पुराने हथियार रखे हुए थे। रघु ने सोचा कि यह खजाना उनकी मुसीबतों का अंत कर सकता है, लेकिन तभी अचानक वहां एक अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया और विनय को उठाकर दीवार पर पटक दिया। विनय का सिर दीवार से टकराकर लहूलुहान हो गया। यह देखकर सबके होश उड़ गए। कविता ने एक पुरानी किताब में देखा कि अगर वे उस खजाने को वापस उसी जगह पर रख दें जहां से वह आया था, तो शायद वे बच सकते हैं। पवन ने बिना देरी किए सोने के सिक्के और हथियार ट्रंक में वापस रख दिए और उसे उसी जगह पर ले जाकर रख दिया। अचानक वहां का माहौल बदल गया। सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी भूतिया जगह से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि सड़क पर अब भी वही भयानक माहौल था। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे कहां हैं। रास्ता बदल चुका था और उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वे चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन हर दिशा में वही डरावना माहौल था। रघु और पवन एक जगह पर आकर रुके और उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई कार खड़ी है। उस कार के अंदर उन्हें एक महिला की लाश मिली। यह वही महिला थी जो पहले उनकी मदद मांग रही थी। यह देखकर वे समझ गए कि वे अब एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कविता और विनय एक दूसरी दिशा में भागते हुए एक गहरे गड्ढे के पास पहुंच गए। वहां से उन्हें किसी की चीखें सुनाई दी। जब उन्होंने गड्ढे में झांक कर देखा तो उन्हें वहां कई सारी लाशें पड़ी हुई मिली। यह देखकर वे दोनों सिहर उठे और वहां से भागने लगे। रघु, पवन, कविता और विनय ने फिर से एक दूसरे को खोज लिया और वे सब मिलकर एक बार फिर से उस पुरानी इमारत की ओर लौट आए। उन्होंने फैसला किया कि वे वहां से बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढेंगे। उन्होंने इमारत के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। जब वे इमारत के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे तो वहां अचानक से अजीब आवाजें आने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रघु ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। वे सब डर के मारे कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक इमारत के अंदर अंधेरा छा गया और उनके सामने वही आदमी प्रकट हुआ जिसने सबसे पहले उन्हें डराया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम सब इस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सड़क अब तुम्हारी मौत का गवाह बनेगी। जब चारों ने देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, वे इमारत से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उन्होंने देखा कि पूरी सड़क अचानक से धुंध में गिर गई है। इस धुंध में उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। धुंध के बीच में चलते हुए कविता ने देखा कि एक छोटा सा रास्ता दूसरी दिशा में जा रहा है। उसने सबको बुलाया और वे सब उस रास्ते पर चलने लगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गए हैं। रास्ते के किनारे खड़ी एक पुरानी बस ने उनका ध्यान खींचा। जब वे बस के पास पहुंचे तो बस के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पवन ने हिम्मत करके बस के अंदर झांका और देखा कि बस के अंदर कई पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां बिखरी हुई थीं। तस्वीरों और चिट्ठियों को देखकर पवन ने समझा कि यह बस किसी समय की यात्रा कर रही थी और उसी दौरान किसी भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उन तस्वीरों में भी वही आदमी दिखाई दे रहा था जिसने उन्हें सबसे पहले डराया था।
जैसे ही वे बस से बाहर निकले, उन्हें पास ही में एक कब्रिस्तान दिखा। इस कब्रिस्तान में ताजे फूलों के साथ कई पुरानी कब्रें थीं। अचानक उन कब्रों से धुआं उठने लगा और वे सब डर के मारे पीछे हट गए। कब्रिस्तान के पास एक गुफा दिखी जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। वे सब उस गुफा में प्रवेश करने लगे। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनमें लोगों की भूतियां छवियां थीं। जब कविता ने एक चित्र को ध्यान से देखा तो उसे उसमें अपनी शक्ल दिखाई दी। यह देखकर वह चौंक गई और बाकी सभी को बुलाया। उन्होंने देखा कि उन चित्रों में उनकी पूरी यात्रा की कहानी छिपी हुई थी। गुफा के अंदर एक पुराना पन्ना पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि इस गुफा में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं जा सकता। यह पढ़कर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर वही आदमी खड़ा है। इस बार उसके साथ कई और भी भूतियां आकृतियां थीं। उन आकृतियों ने उन्हें घेर लिया और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे सब समझ गए कि वे अब इस भूतिया चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। उनके चारों ओर अजीब आवाजें और चीखें गूंज रही थीं। रघु, पवन, विनय और कविता ने महसूस किया कि उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। वे थक चुके थे और निराश हो गए थे। तभी उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो गुफा के एक कोने से आ रही थी। कविता ने कहा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें उस रोशनी का पीछा करना चाहिए। चारों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। गुफा का रास्ता संकरा और भयानक था, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह रोशनी एक पुराने दीपक से आ रही है। दीपक के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति है। इस मूर्ति के हाथों में वही दीपक था और मूर्ति के चेहरे पर शांति और सुख का भाव था। पवन ने महसूस किया कि यह मूर्ति शायद इस गुफा के रहस्यों को जानती है। कविता ने मूर्ति के पास एक पुराना पत्र पाया। उस पत्र में लिखा था कि जो कोई भी इस गुफा में सच्चे दिल से शांति और मुक्ति की प्रार्थना करेगा, उसे इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया जाएगा। रघु ने सबको शांत होने के लिए कहा और सबने मिलकर मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उन्होंने अपनी जान की सलामती की दुआ की और इस भूतिया जगह से बाहर निकलने का रास्ता मांगा। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। वे सभी प्रकाश से घिर गए और अचानक गुफा हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में वे सब एक सुनसान मैदान में खड़े थे। गुफा गायब हो चुकी थी और सड़क का भयानक माहौल भी खत्म हो गया था। चारों ने देखा कि वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो, लेकिन वे शुक्रगुजार थे कि वे अब सुरक्षित हैं। पवन ने सबसे कहा, हमने यह सब एक साथ मिलकर झेला है और अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि सूरज उग रहा है और सब कुछ सामान्य लग रहा है। उन्हें समझ में आया कि उनके साथ जो भी हुआ वह एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है।